सर इसके थर्ड केस की तरफ जाएंगे और वो केस भी बड़ा सिंपल है। सर मुझे बताएं प्रोफेशनल दुनिया की फेसबुक क्या है? प्रोफेशनल दुनिया की लिंक्डइन। असल मज़ा लिंक्डइन में, आपको पता है जिसको एक दफ़ा लिंक्डइन की आदत लग जाए ना उसको फेसबुक बोलता है यार बेकार, ये तुम मीम शीम शेयर करते हो। सही है। असल चीज़ क्या है, आप प्रोफेशनली ग्रो होते हो ना मेरा बेटा, तो आप लोग लिंक्डइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंक्डइन किस किस का, एक तो आप जॉब जो चाहिए जिसको बंदे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट वाले आपकी लिंक्डइन से प्रोफाइल देखेंगे, अच्छा सीए है, प्लॉट ले सकता है, लापता करेंगे। बैंक्स वाले, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ बड़े केसेस हुए। एक दफ़ा मुझे तुर्की के नंबर से कॉल आई। अच्छा जाहिर सी बात है, एक सीए वाले बंदे आपको बाहर से अचानक से कॉल आया ना तो आपकी उम्मीद जाग जाती है कि कोई जॉब वॉब की अच्छी ऑफ़र होगी। उस टाइम पे जॉब भी ढूंढ रहा था। तुर्की से कॉल आई, एक खातून ने बात की और उन्होंने कहा कि सर हमारी बैंक आपको लोन ऑफ़र करना चाहती है और हमारे पास रेट्स बहुत अच्छे हैं XYZ। तो देखो होता ही है दुनिया भर में। अगर मेरे मुल्क में सपोज़ करो मैं तुर्की में बैठा हुआ हूँ और मेरे मुल्क में इस वक्त गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कर दिया है 12%, सही है। तो मैं कहता हूँ, और मुझे पता है पाकिस्तान में इस वक्त 16% चल रहा है, तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास, आवाम के पास पैसे भी बहुत है। जब इकनॉमी अच्छी होती है तो लोग बैंक में पैसा कम रखते हैं, सही है ना, लेकिन बैंक से लोन कम लेते हैं। तो मैंने कहा लोगों ने मेरे पास सपोज करो $1 मिलियन लिए, मतलब बैंक में रखे हुए, लोन कोई ले नहीं रहा, मुझे उल्टा उनको 12% देना है ना, मैं तुर्की का बैंक को 12% देना है। तो मैं दुनिया भर में ढूंढता हूँ किस किस को लोन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर पाकिस्तान में किसी बंदे को किया तो उसको बोलूँगा देख तेरे मुल्क में 16% रेट चल रहा है, मैं तुझे 14% पे लोन देता हूँ, मैं तुझे 14% पे 14% पाकिस्तानी बंदे से कमाऊंगा, 12% अपने बंदे को दूंगा, 2% मेरी क्या है इनकम। तो दुनिया भर में ये भी एक बड़ा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट स्वैपिंग या इंटरेस्ट प्राइसिंग, कि मेरे मुल्क में अगर रेट कम है इंटरेस्ट का तो मैं अपने मुल्क के लोगों से पैसा पकड़ के बाहर के मुल्क वालों को लोन दूंगा, उनसे सूद लूँगा। तो मुझे एक तुर्की से फ़ोन आया, उसका भी वो खातून थी, बड़े अच्छे से बात की। मैं समझा आप ये खातून बात करेगी, कोई जॉब ऑफ़र करेगी। मैंने कहा जॉब मिले ना मिले भरम तो हो जाएंगे कि तुर्की से ऑफ़र है। उसने कहा सर लोन लेंगे आप हमारे मुल्क में? मैंने कहा नहीं, मैं लोन, इसी से एक और वाक़या है, नए आर्टिकलशिप शुरू हुई। मैं जब आर्टिकलशिप शुरू की तो हमारा स्टाइपेंड था 6,500 रुपये। MCB बैंक में अकाउंट खुलवाने के। अच्छा बैंक में उन क्रेडिट कार्ड वगैरह की बड़ी वो कोशिश करते हैं कि आपको बेचें, है ना, उनका फ़ायदा होता है, आप क्रेडिट कार्ड में खर्चे करते हैं। तो बैंक में एक बंदा मुझे बोलता है मैं अकाउंट खुलवा रहा हूँ, बोलता है सर क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, ये ऑफ़र है, ये डिस्काउंट है। मैंने कहा नहीं। बोलता है सर क्रेडिट कार्ड बनवा लें, आपको 55 दिन के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कोई सूद वूद भी नहीं है। मैंने कहा तुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा 6,500 रुपये। और मैंने कहा तो 2 महीने के लिमिट दे रहा है, 13,000 रुपये की लिमिट रखूँगा मैं क्रेडिट कार्ड में। बोलता है सर आप क्रेडिट कार्ड फिर नहीं बनाए। तो ये है, और यहीं पे कुछ क्रेडिट कार्ड आपको पता है बनाना भी लॉजिकली हराम है। क्रेडिट कार्ड बनाना लॉजिकली क्यों हराम है बताएं क्यों? हसन को सबने देख लिया, ये वो कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ हमारा वीडियो देख रहा है, इसका कैमरा ऑन है, चलें जी। तो सर क्रेडिट कार्ड बनाना क्यों हराम है, मैं आपको बता रहा था, इसलिए हराम है। उसमें देखें अगर आपने 55 दिन में पेमेंट की ना, वाकई में आपको कोई भी सूद पे, उससे डिले किया तो सूद है। लेकिन सर क्रेडिट कार्ड में एक लाइन लिखी हुई होती कि मैं 55 दिन से अगर डिले करूँगा तो मैं सूद पे करूँगा। आप इस सूद पे करने की बात पे एग्री कर रहे हो, इसलिए एज अ मुस्लिम क्रेडिट कार्ड बनाना ही सही नहीं है। बहुत मजबूरी हो तो आपको बोलते हैं कहीं के हो, वरना डेबिट कार्ड सारे वो पर्पस सर्व करता है और डेबिट कार्ड बनाने में कोई मसला नहीं है। फिर कभी बात करेंगे कि इसके ऊपर जो डिस्काउंट चलते हैं उनमें क्या है, सही है। तो सर खैर, अब जैसे मुझे एक लोन के लिए ऑफ़र किया किसने,
तुर्की की बैंक ने। इसी तरीके से कंपनीज तो खुद जाती हैं। भाई मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान में लोन लूंगा 16% पे मिलेगा, तुर्की में 12% पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तुर्की की बैंक को बोलूँगा भाई एक्सचेंज गेन लॉस पे कितना आ जाएगा, मैं तुर्की की बैंक से एग्रीमेंट कर लूँगा। अब सर अगर फॉरेन करेंसी मेरा आ गया ना लोन, तो सर फिर फॉरेन करेंसी लोन की ट्रीटमेंट होती है बहुत अच्छी। क्या मतलब? अब सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ फॉरेन करेंसी लोन के बारे में। सर जब मैं लोन लेता हूं तो वापसी में सिर्फ क्या लोन का अमाउंट पे करता हूं या कुछ और भी पे करता हूं? सर वापसी के टाइम पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है ना जी? सर जब वापसी होती है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, बिल्कुल पे करना पड़ता है वापसी के टाइम पे इंटरेस्ट भी। तो अब इधर देख लेना, जब मैं बात कर रहा हूं फॉरेन करेंसी लोन की, तो अब यहां पर चाहे मैंने लोन दिया हो या लोन लिया हो, एक तो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की ट्रीटमेंट सेम एज नॉर्मल पेएबल। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? इंटरेस्ट की, तो हमने कहा यहां पर हम कहते हैं यूज आइदर एवरेज रेट और क्लोजिंग रेट। मसला सर प्रिंसिपल में नहीं है। मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया ना, तो प्रिंसिपल तो जैसे पेबल नॉर्मल होता है, सही है, पेबल कह लें, या आपने कहा अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो रिसीवेबल। मसला किस में है? इंटरेस्ट के केस में है। सर पहले नॉर्मल लोन पेबल प्रिंसिपल वाली सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे इंटरेस्ट की तरफ। तो आ जाएं सर, आ जाएं जी, आ जाएं सर। अभी लिंक्डइन पे अभी ना भी बनाए, लेकिन बड़े होके जैसे ही फर्म में जाएं लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लिया करें। एक सवाल पे हम आएंगे, मेरा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 27 पे आ जाए। वेटेड वेटेड रिक्वायरमेंट कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द अबव शुड बी अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब एंट्रीज बना के बताएंगे। एन एंटिटी वेटर हैज अ रिपोर्टिंग डेट ऑफ 31 दिसंबर एंड द डॉलर एज इट्स फंक्शनल वेटेड बोरोज इन द फॉरेन करेंसी ऑफ क्राम। The loan of K120 was taken out on 1 January 2007 and a repayment of 40,000 was made on 1 March 2007. 31 एक्सचेंज रेट्स वर एज फॉलोज। 1 जनवरी को इतना था, 1 मार्च को इतना था। अब सर इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे नॉर्मल पेबल की होती है। 1/20 का था पेबल, 40,000 तुमने क्या कर दिया? पे कर दिया, रिमेनिंग अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहला सवाल, हमारी करेंसी डॉलर स्ट्रांग है या वीक? वीक है। 1 ग्राम में 2, 1 ग्राम वाला अपने मुल्क से जितना प्यार करता है उतना 2 अमेरिकी अपने मुल्क से मिला के करते हैं। तो हमारी करेंसी क्या है? अब अगर मेरी करेंसी वीक है तो मेरी करेंसी में अमाउंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। जल्दी से सवाल को करें, सिंपल सा सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, फिर हम बोर्ड पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 16। An entity weighted as a reporting date of 31 December and dollar सही। Weighted borrows in foreign currency of CRAM, loan of CRAM 120,000 was taken। मेरी करेंसी मुझे पता है वीक है, अमाउंट ज्यादा होगा,
लोन ले रहा हूं, क्या एंट्री बनाऊंगा 1 जनवरी को? लोन पेबल। अभी इसमें इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। 1,20,000 मेरी करेंसी में अमाउंट होगा ज्यादा, तो ज्यादा अमाउंट मल्टीप्लाई करके डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई 2। 1 ग्राम कितना हो गया? 2,40,000। फिर आगे बढ़ा सर। आगे बढ़ते हुए मैंने कहा कि हमारे पास 1 मार्च को हमने रीपेमेंट भी कर दी। कितने की रीपेमेंट की? अब सुनना नौजवानों, परसेंटेज में अगर मैं रीपेमेंट निकालूं तो मैंने कहा 40 कर रहा हूं, लोन कितने का था? तो अगर देखा जाए तो मैं 33% लोन कर रहा हूं, 1/3 है ना परसेंट लोन रीपे कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा उस हिसाब से मुझे लोन पेबल को क्या कर देना चाहिए, जो बुक्स में रिकॉर्ड किया था डेबिट कर देना चाहिए, ऐसा ही है। तो मैंने कहा 2,40 का 33.33% कितना हुआ? 80,000 है ना। और मेरी जेब से कितने गए अब इसको पे करने के लिए भाई? 21। मैंने कहा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 3 रुपए के हिसाब से मिला, 1,20। वही बात, अब मैंने लोन लिया है, एक तरह से मैं इंपोर्टर वाले उसमें हूं ना, मुल्क का नुकसान मेरा नुकसान। क्या हो गया? कितने से? 40,000। क्या मैं क्लियर हूं प्यारा प्यारा बच्चा? सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा, मैं आ गया किसमें? 31 दिसंबर। अब मैंने कहा कि ये जो 2,40 का लोन था इसमें से 80 का चुका चुका हूं। ये बचा कितने का था? 1,60 का। तो 1,60 का था अगर मैं इसको अपनी डॉलर के हिसाब से देखूं, है ना सर। तो मैंने कहा लोन वैल्यू कितने की बची थी रिमेनिंग? 2,40 माइनस 80 कितना हुआ? 1,60,000। ऐसा ही है। जबकि हमने कहा हमारे पास लोन वैल्यू रिवाइज्ड कितनी आ गई? कितने $1,000 थे मुझे देने थे क्राम्स, मैंने 1,20 लिए थे, 40 रीपे कर दिए, तो 80 ना। अब उनकी नई वैल्यू क्या चल रही है? हमने कहा 80,000। रेट कितना है? 3.5। कितना हो गया? 280। तो इनकी जब नई वैल्यू 280 हो गई है तो मुझे लॉस कितना हो गया? 1,20 का एक्सचेंज लॉस हो गया। एंट्री बनाऊंगा एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस डेबिट, लोन पेबल, $1,20,000। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है, आसान है। IAS 21 भी IFRS 8 के साथ साथ होमवर्क मैंने कौन कौन से MCQs दिए थे भाई? 8, 9, 10। जरा मुझे होमवर्क के MCQs का आंसर बताओ। हाँ भाई, 8 का अल्फा, 9 का बीटा, 10 का अल्फा, 11 का डेल्टा। तो अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा, ऐसा ही है। चले सर, अब आज की बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली क्लास में।